नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश में आज 5वें दौर का मतदान भी खत्म हो गया है। इस दौर के 617 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 5वें चरण के मतदान में जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र अमेठी में उनकी पार्टी की साख दांव पर है, तो कई जिलों में समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर। हालांकि दावे सभी राजनीतिक दलों की ओर से किए जा रहे हैं कि जनता के भरोसे पर वो ही खरा उतरने जा रहे हैं, लेकिन हम जो सवाल उठा रहे हैं कि आज की वोटिंग में आखिर मतदाताओं के मन में क्या चल रहा होगा जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने पोलिंग बूथों तक पहुंचे होंगे। सिर्फ विकास के मुद्दे ही उनके जहन में होंगे या फिर विकास के अलावा भी कुछ मुद्दों में उनका ध्यान आकर्षित हुआ होगा। और इसके साथ ही हम बात बाहुबलियों की भी करेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ मतदान का दौर अब पूर्वी यूपी के सियासी रण में दाखिल हो चुका है और पूर्वांचल पहुंचते पहुंचते जुबानी जंग ने भी शमशान कब्रिस्तान के बाद गधे तक और अब इससे ऊपर उठते हुए बॉलीवुड तक का रुख कर लिया है। मऊ पहुंचे प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया कि बीजेपी और उसकी सहयोगी भाजपा मिलकर बाहुबलियों को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। हम आज सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जेल क्यों बन जाते हैं अपराध के अड्डे, जेल में कौन मुस्कुराता है और जेल से कैसे जीते जाते हैं चुनाव। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या बाहुबलियों की आजादी पर कभी ग्रहण भी लग सकता है। पूर्वांचल के रण में बाहुबली छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपनी रैली में बाहुबलियों का जिक्र करते हुए मुख्तार अंसारी पर खूब निशाना साधा है। पश्चिमी यूपी में शुरू हुआ मतदान का दौर अब पूर्वी यूपी के सियासी रण में पहुंच गया है। पूर्वांचल पहुंचते पहुंचते जुबानी जंग ने भी शमशान कब्रिस्तान और गधे से ऊपर उठकर बॉलीवुड का रुख कर लिया है। मऊ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहुबली फिल्म का जिक्र करते हुए बीजेपी की सहयोगी भारतीय समाज पार्टी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने पार्टी के उम्मीदवार को कटप्पा बताया। उन्होंने कहा कि जैसे कटप्पा ने बाहुबली का सब कुछ तबाह कर दिया, वैसे ही बीजेपी भाजपा की जोड़ी भी बाहुबली को परास्त कर देगी। लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है, ये छड़ी वाले में वो दम है। ये छड़ी काफी है। ये छड़ी जो है ना, ये कानून का डंडा है, कानून का डंडा है। 11 मार्च को उसकी ताकत दिखाई देगी भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर बीएसपी से चुनाव लड़ रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी थे, जिसकी पैरोल दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। पूर्वांचल में अपनी सीट मऊ सदर के साथ ही बीएसपी के कई उम्मीदवारों के प्रचार करने के लिए ही निचली अदालत से मुख्तार को 15 दिनों की पैरोल मिली थी, लेकिन चुनाव आयोग की इस दलील को मानते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्तार की पैरोल को खारिज कर दिया कि वो बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पूर्वांचल की अपनी रैली में मुख्तार का नाम लिए बिना पीएम ने कहा कि अभी यूपी में बदमाश जेल जाते वक्त मुस्कुराते हैं। उन्हें बाहर से ज्यादा आजादी यूपी की जेलों में मिलती है, लेकिन ऐसी आजादी अब ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। यहां कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ऐसा क्यों भाई? ये जरा हमें समझाइए भाई। कोई जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ, कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है, क्या कारण है? ये इसलिए है कि यहां जेल गुनाहित कामों करने के लिए, गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए, अंदर बैठ करके बाहर अपनी गैंग से भयंकर कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है। मुख्तार को अब अपना चुनाव प्रचार जेल से ही मैनेज करना होगा। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे में पूर्वांचल में बीएसपी का दांव पिटेगा या फिर जेल में होने से मुख्तार के असर वाली सीटों पर बीएसपी के लिए सहानुभूति के वोट उमड़ेंगे। मुख्तार और उसके भाई सिकबतुल्लाह समेत परिवार के 3 सदस्यों को मायावती ने टिकट से नवाजा है। पूर्वांचल में मायावती के लिए मुख्तार की अहमियत का अंदाजा तभी लग चुका था जब वो बीएसपी में शामिल किया गया था। इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट से अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि को झटका लगा है। सपा से निकाले जाने के बाद
नौतनवा से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर लड़ रहे अमन मणि को चुनाव प्रचार के लिए पैरोल देने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया। अमन मणि अपनी पहली पत्नी सारा की हत्या के मामले में गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। एक दिन में 2 दागियों को कोर्ट के झटके तो लगे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या पूर्वांचल का चुनाव बाहुबलियों के असर से बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो उत्तर प्रदेश में आज 5वें दौर का मतदान भी खत्म हो चुका है। इस दौर के 617 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद भी हो चुकी है और 5वें चरण के मतदान में जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र अमेठी में उनकी पार्टी की साख दांव पर लगी है, तो कई जिलों में समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। हालांकि दावे सभी राजनीतिक दलों की तरफ से यही किए जा रहे हैं कि जनता के भरोसे पर वो ही खरा उतरने जा रहे हैं और जब 11 मार्च को नतीजे सामने आएंगे तो वो उनकी ही पार्टी के पक्ष में आएंगे। आज के दौर की वोटिंग क्या कुछ कहती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराता हूं। मेरे साथ चंद्रभूषण पांडे जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चंद्रभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका। कृष्णकांत पांडे जी हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया तो हम बाद में लेंगे, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 5वें दौर का जो मतदान था वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और कई दिग्गजों की किस्मत वो भी दांव पर लगी हुई है। खासतौर पर अमेठी का जिक्र यहाँ पर करना जरूरी हो जाता है। अमेठी को लेकर क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? जी अक्षय जी, सबसे बड़ी समस्या जो अमेठी की है कि वहाँ पर गठबंधन के बाद भी अमेठी सीट पर सपा का भी प्रत्याशी है गायत्री प्रजापति और कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा है और भाजपा ने भी उतारा है जी। तो ये जो लड़ाई हुई है यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है गरिमा सिंह, जो संजय सिंह जी की पहली पत्नी है, उनको वहाँ पर लोगों की रजवाड़ों में आमतौर पर होता यह है कि एक राजाओं का शुरुआती दौर से प्रजा और राजा का संबंध हुआ करता था, तो उस तरीके से लोगों में एक उनके लिए आदर सम्मान हुआ करता था। गरिमा सिंह आज भी वो आदर सम्मान पा रही हैं और उनके साथ एक दूसरी चीज जो हुई, जब उनको छोड़ने के बाद जिस तरीके से अमिता सिंह से शादी हुई इनकी, तो उनको एक सहानुभूति भी मिल रही है जी। तो ये लड़ाई बड़ा त्रिकोणीय लड़ाई जरूर है, लेकिन इस लड़ाई में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन सबसे पेचीदा लड़ाई इस क्षेत्र में अमेठी में हो रही है, जहां एक संजय सिंह के परिवार की 2 महिलाएं और उसके अलावा कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, गठबंधन का उम्मीदवार। तो ये जो है, ये लड़ाई बहुत त्रिकोणीय होके भी बहुत ही अजीब तरीके की हो गई है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सबसे बड़ी बात यह है जी। कृष्णकांत पांडे जी से जानते हैं ना। कृष्णकांत पांडे जी, इस सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट को लेकर दोस्ती में कुछ दरार आई? देखिए, हमारा गठबंधन बहुत लेट आवर में हुआ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन। और दूसरी चीज बहुत सही है कि उसमें चूंकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहां से सिटिंग एमएलए रहे और हमारी वो पुश्तैनी सीट है, इसलिए हम हक जता रहे हैं कि हमारी वो पुश्तैनी सीट है। उनका हक ये है कि हम वहां के सिटिंग एमएलए हैं। स्थिति ये है कि वहां पे चूंकि वो अपने सिटिंग एमएलए के नाते उन्होंने टिकट दिया और अखिलेश यादव जी ने अमेठी में जो मीटिंग किया उसमें उन्होंने उम्मीदवार के रूप में किसी का नाम नहीं लिया और वह नाम न लेना कहीं न कहीं ये संकेत करता है कि गठबंधन के निष्पक्ष उम्मीदवार अमिता सिंह जी हैं और उस मंच को भी गायत्री प्रजापति के साथ मुख्यमंत्री द्वारा साझा न किया जाना कहीं न कहीं संदेह पैदा किया। तो वहां बहुत क्लियर सी बात है, गायत्री प्रजापति का समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन वह एक डमी उम्मीदवार है और कांग्रेस वहां गठबंधन के कांग्रेस की अमिता सिंह जी वहां उम्मीदवार है। बहुत स्पष्ट बात है, अब मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं कि गठबंधन की उम्मीदवार अमिता सिंह जी है। नहीं, ये कैसे माना जाए? एक तरफ गायत्री प्रजापति कह रहे हैं कि असली प्रजापति तो मैं ही हूं, वो कह रहे हैं कि पिछली बार उसी तरह माना जाएगा। आप कह रहे हैं कि वो डमी कैंडिडेट के तौर पर हैं, पिछली बार सिटिंग एमएलए है ना वहां से। सर ये उसी तो उनको डमी किस तरह से आप उसी तरह माना ये बात जाएगा। सही है कि अखिलेश यादव उनको टिकट देने के पक्ष में नहीं थे,
कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन टिकट तो पा गए ना, मुश्किल नहीं होगी। इसका फायदा अक्षय जी, या उसी इसका तरह- फायदा जो है चंद्रभूषण पांडे जी की पार्टी को नहीं मिल जाएगा क्या? गायत्री प्रजापति उसी तरह से डमी कैंडिडेट है जैसे लखनऊ मध्य में कांग्रेस उम्मीदवार मारूफ खान डमी कैंडिडेट कांग्रेस ने डिक्लेयर किया। ठीक यहां रविदास मेहरोत्रा जिस तरह से गठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन सिंबल वापस समय से न लेने के कारण दोनों लोगों के सिंबल वोटिंग ईवीएम पे आए। उसी तरह से गायत्री प्रजापति डमी कैंडिडेट है, कांग्रेस के उम्मीदवार अमिता सिंह वहां से गठबंधन के उम्मीदवार। नहीं, अमेठी के जो वोटर्स हैं उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा कि एक तरफ गायत्री प्रजापति हैं, एक तरफ अमिता सिंह है, दूसरी तरफ आप दोनों की ये दोस्ती है, वो असमंजस में नहीं होंगे और इसका फायदा कहीं गरिमा सिंह को ना मिल जाए? अब यह अलग मुद्दा है कि लोकतंत्र है, जनता महान है, जनता जनार्दन होती है। जनता चाहेगी गरिमा सिंह को सर, जिता दोस्ती देगी, के नाते जनता ये सीट चाहेगी छोड़ देनी अमिता सिंह थी। जी को जिता देगी। पांडे जी, दोस्ती के नाते ये सीट दोस्ती छोड़ के- देनी थी ना। नहीं, जब दो अच्छे लड़कों की दोस्ती हो किसको गई छोड़ देनी थी? और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद ये कहा था कि दोस्ती में पैमाना निर्धारित नहीं होता है, सीट छोड़ देनी चाहिए थी। दोस्ती में ही वह सीट हमको मिली है। अखिलेश यादव जी, आपने ही बताया कि वह नहीं चाहते थे कि गायत्री प्रजापति को वो टिकट दिया जाए, किस मजबूरी में दिए, ये समाजवादी पार्टी का मामला है। ठीक है। लेकिन उसी दोस्ती के चलते हम अमिता सिंह को चुनाव लड़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसीलिए लड़ा सर, रही है। ये दोस्ती के तो चलते काफी लड़ा रही अच्छी है है कि अपने ही दोस्तों को टक्कर देने के लिए अपना प्रत्याशी भी मैदान में उतार देते हैं। चंद्रभूषण गायत्री पांडे जी, प्रजापति से कोई इस टक्कर ही इस हमारी लड़ाई नहीं का है। फायदा हमारे क्या तब भारतीय चुनाव जनता जीत पार्टी रहे को हैं। मिल सकता है अमेठी में खासतौर पर? देखिए अमेठी की बात करें या पूरे यूपी की बात करें तो देखिए एक नापाक गठबंधन था जो किसी सैद्धांतिक अवधारणा पर आधारित नहीं है। ये पूर्णतया एक भय से ग्रस्त दोनों दल थे। एक तो अखिलेश यादव को सत्ता का जो प्रेम था, वो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसके उन्होंने पिता के साथ, चाचा के साथ जो कुछ किया। फिर उनको लगा कि उससे जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई इधर करने की कोशिश की जाए। तो ये सारे कोशिश में गठबंधन हुआ है, इसको कोई नीतिगत आधार नहीं है। और उस नीतिगत आधार जब चीजों का नहीं होता है तो प्राय ऐसे व्यक्तिगत लड़ाइयां दिखती है। जी, अब चाहे अमेठी की बात, ऐसे 6-7 जगह है जहां पर इस तरह के लोग फाइट कर रहे हैं। इसको लोग फ्रेंडली फाइट बोलते हैं, लेकिन आज संजय सिंह ने अच्छा बयान दिया अमेठी में, उन्होंने कहा फाइट कोई फ्रेंडली नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि देखिए इनकी आपस में कला है काफी ज्यादा, और गठबंधन में गांठ नहीं है। ये आजाद है जो जहां जैसा चाह रहे कर रहे हैं, चाहे आप रायबरेली और अमेठी की इसका बात कर फायदा रहे हैं, बीजेपी लखनऊ को बात मिल कर रहे हैं, सकता है ढेर सारी जगहों पर ऐसा क्या? मेरा सवाल ये है। नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी का फायदा तो मिलना ही है। जब इस तरह की खींचतान अपोजिशन में होता है तो स्वाभाविक है कि जो साफ सुथरा और मजबूत दल दिखता है सामने, उसके साथ जनता जुड़ती है। जनता ये मानती है कि जहां नेतृत्व इतना कंफ्यूज हो तो उसके साथ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। फॉलोअर्स तो उसी के साथ खड़े होते हैं जहां नेतृत्व स्पष्ट हो। तो मैं मानता हूं कि नेतृत्व यहाँ पे कंफ्यूज है, स्पष्टता नहीं है, नीतिगत समझ नहीं है इनकी, कोई दृष्टि भी नहीं है। इनकी एकमात्र दृष्टि है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से रोकना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की नापाक सोच को जनता जो है तो चलिए, कम से कम इस बात से तो आप लोग उत्साहित होंगे कि यहाँ पर अगर दोनों दोस्तों के कैंडिडेटों के बीच में लड़ाई हो रही तो इसका फायदा आप लोगों को मिल सकता है। विक्रम मिश्रा हमारे संवाददाता भी ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। क्या मतदाताओं के जहन में चल रहा है जो इस दौर की वोटिंग हुई है, जो 1-2 चरणों का मतदान अभी भी बाकी है? विक्रम, लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो हमेशा से यही कहा जाता है कि जातीय समीकरणों में उलझी रहती है। इस बार क्या माइंडसेट चेंज हुआ होगा मतदाताओं का कि विकास के अलावा और भी कुछ मुद्दे नजर आ रहे हैं? तरीके से शुरुआती दौर में बयानबाजी जो शुरू हुई थी वो तो शुरू हुई थी विकास के दायरे को लेकर के। विकास का दायरा बढ़ाना है, विकास को लेकर के राजनीति करनी है और विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। लेकिन अब धीरे धीरे जो प्रणाली है, जब चुनाव पूर्वांचल की ओर बढ़ा है तो अब जाति विशेष को ज्यादा हिट करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि शुरू से ही, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो कांग्रेस के साथ, या भारतीय जनता पार्टी, सभी के सभी एक खास वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी का तो वहां पर मुस्लिम के ऊपर ज्यादा कॉन्सेस किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए तो शुरुआती दौर से ही अंबेडकर, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब हुआ तो अंबेडकर के सबसे ज्यादा हितैषी वो लोग बनने की कोशिश करने लगे। साफ तौर पर यह दर्शाना था कि दलितों के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं। इसके साथ अगर कांग्रेस की बात कही जाए तो किसानों का एक बड़ा तबका जो है वोटर है, तो उसको लेकर के किसानों मसले
को लेकर के वो लोग सामने आ रहे थे। समाजवादी पार्टी जो है वो भी इसी तरीके से मुस्लिम और यादव वर्ग को लुभाने के लिए कोशिशें कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जाति वर्ग विशेष को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत हमेशा शुरू से रहा है और ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर भी होता है, क्योंकि जिस तरीके से जब कमेटियां बनती हैं, जब चुनाव से पहले कमेटियां बनती हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात कही जाए तो वहां पर जो भाईचारा कमेटी बनाई जाती है, अगर समाजवादी पार्टी की बात कही जाए तो उसमें भी कई पॉकेट्स में लोगों को डिवाइड किया जाता है, जो अलग अलग की वोटर्स के साथ जाकर के मीटिंग करते हैं और उसके बाद एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश करते हैं। तमाम दावे और वायदे किए जाते हैं, तमाम चीजों को देने और लेने की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में सियासी जो एक तरीके से माहौल है वो इन्हीं के जातिगत गणित के ऊपर ही इनका समीकरण फिट होता है और इसी के चलते चुनावी बेहतरीन लोग पार कर पाते हैं। चले बिल्कुल विक्रम, बने रहिए। हम दरअसल यही आपसे जानना भी चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाने की बात तो सभी सियासी दल करते हैं, लेकिन असल मुद्दा विकास होता नहीं है। कृष्णकांत पांडे जी, जैसा हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि वादे बड़े बड़े खूब किए जाते हैं, लेकिन जातीय समीकरणों में, धार्मिक समीकरणों में उलझ कर रह जाते हैं सभी सियासी दल, फिर विकास की बात रह कहां जाती है? देखिए यह चुनाव शुरू हुआ था विकास की बात करके। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शुरू किए विकास से अपना चुनाव प्रचार, सारी चीजें, और सारे दलों के लोग विकास की ही बात करते करते आ गए कब्रिस्तान पे, श्मशान घाट पे, आ गए रमजान पे, दिवाली पे, होली पे। स्थिति ये हुई कि जहां विकास हमारा मुद्दा हुआ करता था, जहां विकास पे हम चुनाव लड़ने की सारे दल तैयारी में थे, वहां हम आ गए इन जगहों पे। और आज की स्थिति ये हो गई कि हम उनके ऊपर आरोप लगा रहे, वो हमारे ऊपर, फिर कोई तीसरे के ऊपर। इस तरह से राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। और हमें लगता है कि जो विकास की बातें हो रही थी, वो अब विकास की बातें कहीं न कहीं गौड़ होने लगी। 16वीं बार भगवान राम, जो हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है, वो बिकने के लिए बाजार में खड़े हो गए। 16वीं बार आज जो मंदिर कभी 5 साल याद नहीं आता, या मंदिर की याददाश्त, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी कोई इस समय वो स्थिति नहीं है कि वो कुछ कर भी सके। लेकिन कहीं न कहीं जो है हिंदुओं के आराध्य देव को बेचने का कार्य 16वीं बार भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आखिर हमारे हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ यह खिलवाड़ क्यों? आप विकास की बात पे आए, विकास नहीं, तो ये बात तो सभी दलों पर लागू होती है ना सर। ये बात तो सभी दलों पर लागू होती है कि आप किसी एक समुदाय को लेकर बात मत कीजिए। अगर आपको बात करना है तो सर्जन हिता है, सर्जन सुखा है, ये नारे ही हैं क्या? सिर्फ सबका साथ सबका विकास, इनको सिर्फ नारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्या? सबकी बात कीजिए। अगर कब्रिस्तान की बात हो रही है तो शमशान घाट की बात में बुराई कहां पर नजर आती सर? नहीं, बुराई यह नजर आती है कि चुनाव जहां विकास के मुद्दे पे चल रहा था, वहां श्मशान और कब्रिस्तान कहां से आ गया? वहां रमजान और होली और दिवाली कहां से आ गई? सर, इसका ठीकरा भी आप लोगों के सर पर है। आप सियासी दलों की देन है, आप सभी सियासी दलों की देन है सर। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सारे सियासी दलों की जो भी मुद्दे होते हैं देश और प्रदेश में, वो सियासी दलों की ही देन होते हैं, वो जनता नहीं पैदा करती है, उसको हम ही राजनीतिक दल के लोग पैदा करते हैं। मैं इससे नहीं कतई भाग रहा। तो सर धोखा करते हैं ना, ये ठीक बात तो नहीं है। राजनीतिक दल की ही देन है, ये ठीक बात तो नहीं है। चंद्रभूषण पांडे जी कह रहे हैं कि जिस तरह से, चंद्रभूषण पांडे जी, ये कोई भी राजनीतिक दल करे, राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। इस तरह की बातें जो भी करते हैं वो समाज के लिए तो अच्छा नहीं है ना। इस चीजों को आप लोग समझते नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र, अक्षय जी, जो स्वस्थ लोकतंत्र है उसमें जनोन्मुखी होना चाहिए, और पब्लिक सेंटर्ड अगर लोकतंत्र नहीं है तो समस्याएं तो आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें, पिछले 10 वर्षों से बसपा और सपा की सरकारों ने जाति और धर्म का एक ऐसा दूषित मिश्रण तैयार करके सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की। इस मिश्रण पर हम बात करेंगे। चंद्रभूषण पांडे जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस मिश्रण की बात आप कर रहे थे वो बात अपनी पूरी कर लीजिए। जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से जो जाति और धर्म के अपमिश्रण की एक सामाजिक प्रयोग कह लीजिए वो चल रहा है, उस प्रयोग का शिकार उत्तर प्रदेश हुआ है। और यहाँ पे जो विकास की तमाम योजनाएं हैं, उनके जो पैरामीटर्स है, कसौटियां है, उसमें जाति तत्व है और धार्मिक तत्व इस तरह से प्रकट होता है जैसे लगता है कि नागरिक नाम की कोई अवधारणा उत्तर प्रदेश में नहीं रहती। अब आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है, वहां एक अध्यक्ष तैनात किया जाता है जी। वो एक अपराधी स्वरूप का व्यक्ति है, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में वो आरोपी है,
लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बनता है, वहां इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया में कैंडिडेट्स की जात पूछी जाती है और उसके साक्ष्य है पूरे कि पर्टिकुलर जात के लोगों को 130 से लेकर 150 तक नंबर दिए गए, शेष लोगों को कम दिया गया। ऐसे पुलिस भर्ती में होता है, ऐसे ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती में हुआ, ऐसे और विषयों में हम आते हैं। लोहिया आवास अभी यहाँ एक बड़ा घोटाला, मैंने मुख्यमंत्री से सीधे बात किया था इस विषय पर, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 20,000 रुपए यहाँ चल रहा है यूपी में। तो देखिए सिचुएशन क्या है उत्तर प्रदेश में। नहीं, इन परिस्थितियों के लिए आपकी पार्टी कितना जिम्मेदार है? जैसा आपने धार्मिक भावनाओं की बात कही है कि लोग धर्म आधारित राजनीति करने लगे हैं, उसमें आपकी पार्टी का योगदान कितना है? देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी एक लंबा भाषण उस दिन दिए थे, 60 मिनट के भाषण में उन्होंने 30 सेकंड इस बात पे भी रखा था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 350 करोड़ रुपए की एक कब्रिस्तान विकास योजना लाई गई, तो क्या ये जरूरी नहीं था कि स्मशान घाटों का भी विकास करते? उन्होंने ये बात के प्रतीकात्मक रूप में रखी। उनका कहने का आशय ये था कि आप जब विकास के बारे में सोचते हैं सर, तो सभी के बारे में सोचिए। इस बात को लोगों ने किस नजरिए के साथ देखा होगा, इस बारे में सोचा नहीं गया था क्या? हाँ, नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसे आज ही अभी मऊ का मैं भाषण सुन रहा था प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा किसान की समस्या सिंचाई है, उन्होंने कहा एक बुजुर्ग आदमी की समस्या दवाई है। तो देखिए आज जो महत्वपूर्ण बातें उठा रहे हैं, एक रोजगार की समस्या वो बात करते नहीं सुनी जाती, किसानों की बात कर रहे हैं, आज नीम कोटेड यूरिया पर जरूर बात करते हैं। कैसे उत्तर प्रदेश में यूरिया की तस्करी होती थी उसको उन्होंने रोका, या उन्होंने अभी गोरखपुर में एक यूरिया की बंद बड़ी फैक्ट्री चालू करते हैं, वो खबर नहीं बनती है। वो इंसेफ्लाइटिस से हजारों लोग हर वर्ष गोरखपुर में मरते हैं, उन्होंने एम्स को बहुत ही संघर्ष करके वहां भूमि पूजन किया, वो खबर नहीं बनती है। तो देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि चंद्रभूषण पांडे जी, ये तहमत तो कम से कम मत लगाइए। जो एम्स की जहां पर जमीन आप लोगों ने निर्धारित की थी ना, वहां पर मैं खुद गया था, और जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात आप कर रहे हैं, वहां का भी निरीक्षण करने के लिए हम पहुंचे थे। जब प्रधानमंत्री जी को वहां पर पहुंचना था, उसका कितना फायदा मिला है ये बताइए ना। काम कहां तक पहुंचा है, कितने लोगों को रोजगार मिल गया, एम्स का काम अब तक कहां तक पहुंचा, कितनी ईंटें अब तक आप लोगों ने लगवा दी? अक्षय जी देखिए, एम्स को लेकर के अखिलेश यादव की सरकार ने इतने रोड़े अटकाए, इतनी उनकी पूरी कोशिश होती रही कि एम्स का भूमि पूजन न हो पाए, ढेर सारे वो करते रहे। अखिलेश कह रहे हैं कि जमीन तो हमने मुहैया कराई की समझ, आप कह रहे हैं कि अखिलेश ने रोड़े अटकाए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जमीन तो हमने दी। जमीन उन्होंने तब दिया जब उनको लगा कि ये लोग बिना उनके जमीन दिए ही भूमि पूजन कर लेंगे। हमारे केंद्र सरकार के कुछ कॉर्पोरेशन अतिक्रमण करेंगे क्या? कर लिया, अतिक्रमण भी करेंगे क्या? नहीं, अतिक्रमण नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की कुछ जमीनें थी उसके नाम से थी, तो उस पे हम लोग करने जा रहे थे। देखिए सच्चाई है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, हम आपको बताए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू ही नहीं होने दिया। आपको बहुत दुख होगा जान करके कि यही मध्य प्रदेश में 50% किसानों को लाभ मिल गया, राजस्थान में 56% किसानों को लाभ मिल गया, उत्तर प्रदेश जैसा जो कृषि प्रधान राज्य है केवल 14% किसानों को लाभ मिला। इन्होंने कोशिश करते रहे, टालते रहे बंदरबाट करने के लिए, और कोई एजेंसी इनको नहीं मिली जिससे इनका कमीशन तय हो पाए। तो देखिए अभी उत्तर प्रदेश में तो आप देख रहे हैं रोज घोटाले। अभी देखिए एक सड़क बन गई, वो कागज पे बन गई, ठीक है, 455 करोड़ रुपए निकल गए, चले गए। रविंद्र सिंह जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं पांडे जी की बात से, कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं? बातें तो अच्छी देखिए, मैं इस मामले में ना इनसे इत्तेफाक रखता हूं, ना इनसे इत्तेफाक रखता हूं, ना उनसे रखता हूं। इसलिए कि देखिए, जब विकास की बात आती है तो विकास करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं, अब ये चुनाव जो था, इस चुनाव में जब बात आई कि सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी को बताना चाहिए था कि 3 वर्षों में उन्होंने कितना विकास किया। उत्तर प्रदेश को जिस क्षेत्र में मुख्य प्रधानमंत्री गए, उनको बताना चाहिए था कि हमने इस क्षेत्र के लिए ये काम किया। अखिलेश यादव जैसे बता रहे हैं, अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि हमने प्रदेश में ये काम किए हैं, ये विकास, सड़क दी है, या हमने मेट्रो दी है, या जो भी और काम किए हैं। तो इन लोगों का आकलन जनता को, मतदाताओं को करना चाहिए था विकास के नाम पर। लेकिन हुआ यह कि धीरे धीरे जैसे चुनाव ने तेजी पकड़ी, ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, त्यों-त्यों विकास पीछे चला गया, और आगे आ गए ये आरोप प्रत्यारोप, और इस स्तर के आरोप प्रत्यारोप आए कि जिनको की सभ्य भाषा में बिल्कुल क्षम्य नहीं, बिल्कुल मान मर्यादा को भी तार-तार कर दिया गया। और ये किसी एक दल की तरफ से नहीं हुआ है, सभी सियासी दलों की तरफ से कुछ ऐसे नेताओं को शायद इसीलिए रखा ही जाता है कि आप चुनावी बेला में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कीजिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों। शायद मोटिव तो यही होता होगा। फिर जैसे
मेरा मानना तो यह है कि जैसे इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पहल कर सकती थी, क्योंकि वो चाल, चरित्र, चिंतन और अनुशासन की पार्टी मानी जाती है। लेकिन इस मामले में ना उनका चाल दिखाई दी, ना चरित्र दिखाई दिया, ना चिंतन दिखाई दिया और ना अनुशासन दिखाई दिया। वो खुद इसमें फंस गए आके। तो जब आप खुद करेंगे, जो अनुशासन करने वाला व्यक्ति होगा वो अनुशासनहीनता करेगा, तो फिर दूसरे भी करेंगे। सारे लोगों ने वही काम किया। तो इसलिए इसमें कोई एक ऐसा नहीं है कि जिसको दोषी न ठहराया जाए। आपकी बात सारे पर के शायद सारे कुछ लोग जवाब दोषी देना हैं चाह रहे और हैं चंद्रभूषण पांडे जी, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं सर, संक्षेप मैं में। अक्षय जी इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आजम खां की बयानबाजी को आप लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए हमेशा ये हुआ है कि इसको मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इनके मंत्रिमंडल में कई लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ये सब करते रहे हैं। जब वहां पे साम्प्रदायिक दंगा होता है मुजफ्फरनगर में तो क्या बोलते हैं, बुलंदशहर में गैंगरेप होता है तो क्या बोलते हैं। मैं नहीं मानता कि हमारे सर अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं देखते हैं, उन्हें सुनते नहीं है क्या, या उन्हें इग्नोर करते हैं? लेकिन शुरुआत कहीं नाम और से बताऊं, होती है। नाम बताऊं? शुरुआत कहीं और से होती है। अरे सर, एक आदमी गड्ढे में मुझे कूदने पता जा रहे हैं, है, आप भी लेकिन कूद मुझे पता पड़ेंगे है। क्या? मुझे चंद्रभूषण पांडे जी, लेकिन देखिए आप प्रधानमंत्री जी को, चंद्रभूषण पांडे जी, अगर कृष्णकांत पांडे जी गड्ढे में कूदने पे आमादा हैं तो आप भी कूदिएगा क्या? लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है? जनता के बीच में सच्चाई तो जानी चाहिए ना। आज ये लोग पूरा विषयांतर करके चुनाव निपटाना चाहे। हमने तो शुरू से है, हम ये बात करते थे कि उज्ज्वला योजना के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हम जनधन योजना कैसे लेकर आ रहे हैं, मुद्रा योजना में कैसे हमने लाखों लोगों को रोजगार के लिए पैसे दिए। देखिए हमने नीम कोटेड यूरिया में कैसे काम किया, हमने किसानों की जो मूल समस्या थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कैसे उदारता से लेकर आए, हमने कैसे जो है आपदा के जो सारे शासनादेश से बदलते हुए ज्यादा से ज्यादा किसानों को आच्छादित करने की कोशिश की। ढेर सारे मुद्दों को हमने रेज किया है, काम किया है। आप कल्पना कीजिए कोई मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हमने बदल दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड बदला नहीं कहा है। आज मध्य प्रदेश में 20% की कृषि विकास दर है, जबकि यूपी की इतनी अच्छी भूमि होकर, जलवायु होकर के यहाँ 2.9% की विकास दर पर हम सिमटे हुए हैं। तो देखिए हम तो इसके लिए यहाँ का किसान जिम्मेदार है क्या? जो रविंद्र जी कह रहे थे। नहीं, चंद्रभूषण पांडे जी, नहीं, किसान ने मेरा सवाल यही है, कृष्णकांत पांडे जी, जिम्मेदार आप भी इस पर जवाब दीजिए। आप भी जवाब दीजिए। केंद्र में आपकी भी सत्ता 10 साल तकरीबन रही है, इसके लिए जिम्मेदारी का ठीकरा क्या किसानों के सर फोड़ेंगे क्या? अच्छा जी, यह बात करते हैं रोजगार की। श्री कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में 14 सहकारी चीनी मिलें बंद की गई। यह बात करते हैं रोजगार की और विकास की। यह जिस उर्वरक कंपनी की बात, फैक्ट्री की बात गोरखपुर की कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की सरकार में 20,000 करोड़ रुपया उसी समय पास किया गया। यह लोग भूमि पूजन कराने जाते हैं, यह भूमि पूजन करते हैं। यह कहीं किसी मीटिंग में यह नहीं बता रहे हैं कि 3 साल के कार्यकाल में हमने किया क्या। आप भारत के प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़ी चीज हो, आप तोप हो, 125 करोड़ जनता की आप नुमाइंदगी कर रहे हो। ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमको बनाइए, हम व्यवसाय करेंगे, आपका कर्ज माफ करेंगे। ये क्यों नहीं बताते कि हम भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सारा कर्ज जो है किसानों का हम माफ करते हैं। ये घोषणा पत्र में कर्ज माफ करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं इनके बजट में कर्ज माफी जैसे प्रावधान का कहीं कोई प्रावधान नहीं आता है। ये वादा करते हैं कि हम 5 साल में हम 5 लाख घर देंगे, और 3 साल इनके बीत गए हैं, 17,000 घर केवल बन के तैयार है। अब इन्होंने कहा है कि हम 1 साल में 1 लाख घर दे पाएंगे, या 5 साल में 1 लाख घर दे पाएंगे। यह इनकी आवाज की झूठ बोलने की योजना है। और इसी तरह से यह आ गए तूतू मैमे पर कट्टा बनाने की फैक्ट्री से लेकर के। सर ये अच्छा आपने ध्यान दिलाया, ये अच्छा, हम बाहुबलियों का भी जिक्र करेंगे, है ना। बाहुबली भी एक बड़ा फैक्टर रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। और जो आज 5वें दौर का जो मतदान संपन्न हुआ है, 4 करोड़ 21 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई है सिर्फ 5वें चरण के मतदान के दौरान। रविंद्र सिंह जी, थोड़ा गौर से आंकड़े सुनिएगा, ताकि हमारे जो दोनों बाकी मेहमान हैं, राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भी पता चले कि चुनाव में कैसे ये लोग सामदाम दंडभेद सबका इस्तेमाल करते हैं। दोनों पांडे जी से अनुरोध है, ध्यान से सुनिए। तकरीबन 2.5 लाख लीटर शराब बरामद की गई। यह शराब कौन बंटवाता है? 53,36,000 की ज्वेलरी बरामद की गई। ये किसको लुभाने के लिए? ये सब कहां से आ जाता है, किसके लिए आ जाता है? अब आप दोनों लोग जवाब दे दीजिए, कृष्णकांत जी भी और चंद्रभूषण जी भी। यह जो भी चीजें प्रलोभन की चीजें हैं, चुनाव आयोग बहुत सख्त है, सरकारें सख्त सर, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। अगर कहीं पांडे जी, निकल के आ रही ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। नहीं, मैं वही मान रहा हूं। मैं तो आपके
बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बताया आंकड़ा मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, मैं उसमें सवाल उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इतनी सख्ती के बाद चुनाव में बहुत उत्तरोत्तर बहुत ज्यादा सुधार हुआ चुनाव आयोग के सक्रिय होने के बाद। इसके बाद भी ये सब चीजें पाई जा रही हैं, तो कहीं न कहीं सुधार होने में वक्त तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बाहुबली चाहे धन बली, उनका कहीं न कहीं प्रभाव जाने अनजाने प्रत्यक्ष परोक्ष देखने को मिल ही जाता है, जो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सर ये आप लोगों को गंभीरता से सोचना है ना। और जैसा अभी बाहुबलियों का हम जिक्र कर रहे थे, विक्रम मिश्रा हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा ने पूरे उत्तर प्रदेश भर में चुनाव की कवरेज की है, कहां पर क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, आप लोगों की रणनीति पर भी नजर रखी है और किस तरह से वोटर्स को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर भी विक्रम मिश्रा ने नजर बनाई है। हालांकि पूर्वांचल की बात की जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो मतदान का सिलसिला शुरू हुआ था यह पूर्वांचल में प्रवेश कर चुका है। विक्रम, आप जरा बताइए कि बाहुबलियों का कितना वर्चस्व होता है चुनाव में, कितना फायदा राजनीतिक दलों को उठा पाते हैं, क्योंकि सभी दल जिस तरह से बोलते हैं कि बाहुबलियों का कुछ भी होने वाला नहीं है, जनता सबक सिखा देगी। सर मौका तो आप लोग दे देते हो ना, टिकट आप लोग दे देते हो, फिर जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हो कि जनता सबक सिखाएगी। यही नैतिकता है क्या विक्रम? देखिए अक्षय, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के सबसे करीब और पूर्व उसका टिकट पाए हुए कैंट से, कानपुर कैंट से अतीक अहमद ने एक बड़ी परिभाषा थी कि बाहुबली का मतलब भगवान होता है। तो कहीं ना कहीं इन राजनेताओं के लिए, इन चुनावी पार्टियों के लिए, सियासी दलों के लिए बाहुबलियों की आवश्यकता कहीं ना कहीं महसूस की ही जाती है। अगर बात किया जाए पूर्वांचल क्षेत्र की, तो पूर्वांचल के क्षेत्र में सबसे पहला नाम अगर आता है बाहुबली में तो हरिशंकर तिवारी का आता है। बारे में ये कहा जाता था कि वो किसी भी दल के ना भी लड़ें या फिर किसी भी दल में रहें या ना रहें, लेकिन वो जीतते थे और जीतने के बाद जो भी सरकार बनाता था उसमें वो मंत्री जरूर रहते थे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो विजय मिश्रा का उदाहरण है, मुख्तार अंसारी हाल ही में पहले समाजवादी पार्टी के साथ ताल से ताल मिलाएं, उसके बाद अब वो बसपा के साथ कदम ताल कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे दल है। अमन मणि है महाराजगंज से, अमर मणि के पुत्र हैं, इनके ऊपर तमाम ऐसे आरोप लगाए हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई सा भी बसपा, ये कोई भी सियासी दल इनके बगैर चुनाव के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके साथ जैसी अगर बात कही जा रही है कि इस चुनावी दरमियान जिस तरीके से शराब की बात कही जा रही थी, इसके साथ की बात कही जा रही है, कैश पकड़े जा रहे हैं, तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि जब आपके पास दबंगई नहीं रहेगी या फिर आपके पास बाहुबली का हाथ नहीं होगा तो आप उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उन जगहों पर इन पैसों को बांट नहीं पाएंगे, ज्वेलरी बांट नहीं पाएंगे। सियासी दल ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनके बगैर सियासत करना ना के बराबर है, क्योंकि जनता के बीच में भी जाना है और जनता के बीच में अपनी हनक भी दिखानी है। पूर्वांचल की अगर बात कही जाए तो पूर्वांचल में नेता के बारे में यह कहा जाता है कि जब तक नेता के पीछे तमाम गनर्स वगैरह ना हो, दो चार बंदूक लिए लोग ना हो, तब तक उसको नेता की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो ये एक परिभाषा दर्शाई गई है शुरू से ही पूर्वांचल को लेकर के। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि सियासी दलों के लिए ये अब बन चुके हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी शुरुआती दौर में उन्होंने काफी ज्यादा अपोज किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी तमाम जो दागी लोग हैं उनको टिकट देने से बिल्कुल परहेज नहीं किया। बसपा की अगर बात कही जाए, कानून व्यवस्था के बारे में सभी दल कुल मिलाकर इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े सवाल तब उठते हैं कि नैतिकता की दुहाई भी देते हैं। विक्रम बने रहिए, बाकी सभी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णकांत पांडे जी, आपके सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप लोग चेहरा मानकर इस बार के विधानसभा चुनाव में उतरे हैं कि वही फेस होंगे इस गठबंधन का, लेकिन चेहरा पूरी तरह से क्लियर नहीं है। जो छवि बनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की थी वो पूरी छवि उस तरह की बदली नहीं है। पार्टी के वो फिलहाल चेहरा है, मुख्यमंत्री उनको मान के हम भी चुनाव मैदान में है, समाजवादी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। और उनकी एक चीज अच्छी लगी कि जहां समाजवादी पार्टी, बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं अच्छे जी, समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं कि सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था इनके समय में खराब होती है, सबसे ज्यादा गुंडा क्रिमिनल पसंद यह पार्टी है, कम से कम उसमें जिस तरह से इन्होंने डीपी यादव को रोकने का काम किया, मुख्तार अंसारी को रोकने का काम किया, अमन मणि त्रिपाठी को रोकने का काम किया, अतीक अहमद को रोकने का काम किया,
तो जहां यह आरोप था कि 100% यह पार्टी ही अपराधियों की है और वहां निकल के एक नौजवान अगर इस तरह से रोकने का काम किया तो यह एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में इसको लिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पुरानी समाजवादी पार्टी और नई समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का इसको लेकर के अंतर है और अखिलेश यादव की मंशा कहीं न कहीं गुंडा चोर क्रिमिनल के खिलाफ है। यह एक इसमें अच्छा आपकी संकेत पार्टी का भी प्रदेश कोई के लिए रोल और रहा है हमारे क्या? गठबंधन के लिए है। ये जो हृदय नहीं, जिस परिवर्तन समय हुआ है, सब जो हुआ था, अंतर उस हुआ समय है, कांग्रेस पार्टी इसमें का आप कोई लोगों रोल का नहीं भी था। कोई रोल रहा है क्या? कांग्रेस, अच्छा जी, कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है और निश्चित है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से सबक लेने का काम श्री अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के किए होंगे। अगर वो हमसे सबक लेने का काम करके इस तरह का निर्णय लिए तो ये सराहनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन अब भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी सूची भी कहिएगा तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा जाने कहीं न कहीं कि सिर्फ नहीं, गुनहगार, लिस्ट तो कुछ हमें भी क्या पता है। सिर्फ गुनहगार की श्रेणी में सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे ही लोग आते हैं या इसके अलावा और भी आप लोगों की नजर में अपराधी होते हैं? नहीं, अपराधी तो कई तरह के, कुछ नकल माफिया भी अपराधी होते हैं। हर तरह के अपराधी होते हैं। अपराधी की श्रेणी केवल एक ही नहीं होती, गोली मारने वाला ही अपराधी नहीं होता है। गोली मारने के लिए इसीलिए तो मेरा सवाल था भी व्यक्ति अपराधी होता इसीलिए है। तो मेरा सवाल था कि अखिलेश का चेहरा पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। अखिलेश यादव का चेहरा, जहां पार्टी पर इतना बड़ा आरोप था और इतना कड़ा निर्णय लेने का जो एक नौजवान ने काम किया, तो उसको आप पॉजिटिव वे में अच्छे जी देखिए और वह एक अच्छी शुरुआत है और शुरुआत अच्छी है तो निश्चित है कि आगे उस रास्ते में प्रगति ही होगी और अपराधियों का रोकने का काम समाजवादी पार्टी पूरे तरह से करेगी। नहीं, तो लेकिन यह तो एक अच्छी लेकिन शुरुआत सवाल की तो फिर तारीफ उठेंगे ना करनी ही चाहिए। सर, आम जनता के मन में क्या जाएगा जब अपनी ही पार्टी के नेता ये बोल दें कि हमारी पार्टी का जो उपाध्यक्ष है वो अभी अपरिपक्व है, उसे सीखने का थोड़ा मौका मिलना चाहिए। इस तरह की भाषा होगी तो काम की बात ना होगी। शीला दीक्षित जी ने, राजनीति, शीला दीक्षित जी का यह कतई बयान नहीं था अक्षय जी कि कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपरिपक्व हो। शीला दीक्षित जी का आज भी मेरे ट्विटर पे है, मैं दिखा सकता हूँ। शीला दीक्षित जी ने लिखा है, सर वो बयान सबने सुना है, सबने सुना है, बाद में सफाई भी सुनी, कहीं नहीं, सफाई भी हमने दिखाई है। उस पर आप डिबेट भी करा चुके हैं। शीला दीक्षित जी का बयान कहीं उस पर पता नहीं शीला दीक्षित जी किस परिप्रेक्ष्य में उस बात को ले आई, आगे पीछे क्या था। और एक चीज और क्लियर कर दूं, हम हिंदुस्तान की जिस परंपरा में जीते हैं, माँ और बाप का रोल होता है, उसके सामने बेटा हमेशा अपरिपक्व नजर आता है। आप चाहे 60 साल के हो जाए, अपनी माँ के सामने जाएंगे, ये बाप के टीस तो नहीं सामने थी जाएंगे कि आप लोगों ने चेहरा बना दिया था पहले मुख्यमंत्री का। और शीला दीक्षित जी राहुल गांधी की जस्ट लाइक मदर, शीला दीक्षित जी राहुल गांधी की माँ के समान है, इसलिए उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए और उसको कहीं से फिर आप लोग मीडिया पर ठीकरा फोड़ देते हैं। मीडिया के सामने इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए ना। फिर एक तरफ संज्ञा आप मदर की दे रहे हैं, घर में सिखा लीजिए। शीला दीक्षित राहुल गांधी की मां के समान है, मैं फिर भी कह रहा हूं। और उनके कहने का क्या मकसद था, क्या मतलब था, क्या परिप्रेक्ष्य था, यह तो क्लियर सामने नहीं, इसको तो वही बता पाएंगी। चलिए ठीक है, हम बाहुबलियों पर एक बार फिर वापस लौटते हैं। रविंद्र सिंह जी, जो बाहुबलियों का एक कॉकटेल सभी सियासी दलों में देखने को मिल रहा है, कोई अछूता नहीं है। सफाई अपनी तरफ से भले ये लोग दे दें कि हम इस तरह के लोगों को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है भाई, जो आपने टिकट बांटे हैं वो छुपा तो नहीं है जी। उस इलाके की जनता से जाकर आप पूछिए जहां पर आपने बाहुबलियों को टिकट दी है। अक्षय जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब से राजनीति का अपराधीकरण हुआ, इसके लिए सभी राजनीतिक दल दोषी हैं। आज की तारीख में ऐसी कोई पार्टी नहीं है, इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बाकी अन्य दल हो, सपा हो, बसपा हो, सभी लोगों ने बाहुबलियों, ये माना जाता है कि बाहुबली उनके लिए एक कंफर्म टिकट है, कंफर्म टिकट है ट्रेन का कि हमें सीट मिल जाएगी जी। तो वो सीट जीतने के लिए बाहुबलियों को टिकट देते ही देते हैं। और ये जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण हुआ, इस पर भी बहस शुरू हुई, भाई कैसे राजनीति से अपराधियों को, अपराधीकरण को खत्म किया जाए। लेकिन संसद में ये मुद्दा लाने के लिए, इसको किसी कानूनी रूप देके इनसे बचाव करने के लिए सारी पार्टियां वहां भी एक हो जाती हैं। जिस तरीके से जब सबके सांसदों के, विधायकों के वेतन बढ़ना होते हैं, तब सब एक मत से उस बिल को पास कर देते हैं। और जब आम जनता के सरोकार से जुड़े मसले होते हैं तो उसमें कानून बताने की कोशिश की जाती है कि ये कानून आड़े आता है, उस पर विरोध होता है जी।
उस पर विरोध होता है। चंद्रभूषण पांडे तो जी, कोई जी। पार्टी नहीं चाहती है जी। कि राजनीति से अपराधीकरण समाप्त किया जाए। सर चंद्रभूषण पांडे जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, वक्त अब ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मऊ शायद पहुंचे थे ना, जहां पर बयान दे रहे थे कि यूपी की जेलों में आजादी मिलती है, लेकिन अब ऐसी आजादी ज्यादा दिनों तक मिलने वाली नहीं है। अच्छी बात है, इस तरह के लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन सर जब आप लोग टिकट दे देंगे तो फिर उम्मीद हम कैसे करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ पर आम आदमी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री के घर के आसपास भी आए दिनों हत्याएं होती रहती हैं। उत्तर प्रदेश का आलम तो ये है कि यहाँ राजा रघुराज प्रताप सिंह बहुत दिनों तक कारागार मंत्री हुआ करते थे समाजवादी पार्टी सरकार में, और उनके मंत्री रहने के दौरान अपराधियों की एक अच्छी फसल सुरक्षित तरीके से जेलों में खड़ी होती रही। तो देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रधानमंत्री जी का इशारा इस बात की ओर है कि संगठित अपराध रुकना चाहिए। जब जेलों में बैठ करके और सरकारी संरक्षण में इस तरह के समांतर सरकारें जेलों में चलाई जा रही हैं, ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में ये बात लागू होती है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो सर टिकट, मेरा सवाल ये है कि टिकट क्यों देते हैं ऐसे लोगों को? फिर चाल और चरित्र और चेहरे सब पर सवाल उठेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पार्टी विद ए डिफरेंस रही है और वो अपने आचरण में भी दिखाती रही है। और मेरा ये मानना है कि एक सर, पब्लिक लेकिन ये आचरण ठीक नहीं है। फिर नीतियों की दुहाई मत दीजिए। एक फाइनल कमेंट रविंद्र सिंह जी मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि जो भी परिस्थितियां आप देखते हैं, कोई भी राजनीतिक दल, उससे सबक लेने की जरूरत क्या नहीं है कि इस तरह के लोगों को एक तरह से आप कहते हैं कि इन पर नकेल कसनी चाहिए? ये सिर्फ कहावती भाषा है क्या? शुरुआत तो कम से कम कीजिए अगर कोई भी नीतियों की बात करता है। मैं अक्षय जी आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एक होकर यह तय करना पड़ेगा कि कम से कम किस तरीके से राजनीति से और इन चुनावों से बाहुबलियों को और धनबलियों को, हम धनबल की बात भी करते हैं क्योंकि आप एक तरफ से देखिए, एक एक प्रत्याशी 20 करोड़ 30 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ का मालिक है। कभी किसी ने पूछा कि इनके पास इतना पैसा कहां से आया? हम 2.5 लाख अगर बैंक में जमा कर देंगे तो हमको इनकम टैक्स ज्यादातर उम्मीदवार भी ऐसे हैं। सर अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, हमें अपने कार्यक्रम का समापन करना पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि 5 दौर की वोटिंग जो हुई है ना, उसमें ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा तक नहीं दिया है। करोड़पतियों की संख्या बहुत ज्यादा है, नहीं दिया है। करोड़पतियों की संख्या बहुत ज्यादा है उम्मीदवारों की। हालांकि अब आने वाले वक्त में यह भी देखना है कि वो आय का ब्यौरा देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर बाहुबलियों को लेकर जो सियासी पार्टियां दूसरे दलों पर आरोप लगाती हैं, ये नैतिकता उन पर भी लागू होती है, वो इस पर कितना कदम उठाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि बाहुबलियों से आखिर इतनी उम्मीदें क्यों राजनीतिक दल लगाते हैं? क्या बाहुबली जीत के आयाम स्थापित करते हैं? क्या बाहुबलियों के रास्ते ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है? सवाल बेहद अहम है। आम जनता के जनमानस पर इसका असर पड़ना चाहिए और आम जनता के पास वोट की ताकत होती है। अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल आप सोच समझ कर कीजिए। वोट किसी एक को दीजिए और किसी नेक को दीजिए। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।